नमस्कार। इनसाइड स्ट्रीम के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज जिस विषय पे मैं बात करने वाला हूँ वो विषय जुड़ा हुआ है हमारे देश के भारत की नई शिक्षा नीति से, जिसे हम लोग एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। 5+3+3+4 ये हमारे आने वाले समय में शिक्षा नीति का अहम हिस्सा होने वाला है। ये फॉर्मूला जो है तय किया गया है आने वाली जो पीढ़ियां हैं बच्चों की, उनकी पढ़ाई के लिए। इसके तहत हर एक बच्चा जो है भारत की नई शिक्षा नीति का जो हिस्सा बनने जा रहा है, उसकी जो शिक्षा होगी नए पैमानों पर, नए स्टैंडर्ड्स पर और नए क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर जो है तय की जाएगी। अगर हम शिक्षा नीति की बात करते हैं तो हमारे देश में जो नई शिक्षा नीति लाई गई है वो 29 जुलाई 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसे पारित किया है, इसे अप्रूव किया है और 34 साल में 34 इयर्स में पहली बार हमारे देश में जो है एक नई शिक्षा नीति आ रही है। आजादी के बाद से हमारे देश में जो है लागू की जाने वाली ये तीसरी शिक्षा नीति है। सबसे पहले जो शिक्षा नीति आई थी वो आई थी 1968 में, 1968 में। उसके बाद जो अगली शिक्षा नीति आई वो आई थी 1986 में, 1986 में, और 2020 में 2020 में जो है ये हमारी तीसरी नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है। और ये जो शिक्षा नीति है ये मौजूदा सिस्टम जो कि 10+2 का है उसको जो है रिप्लेस कर रही है। उसकी जगह पे जो है ये नई शिक्षा नीति आ रही है। पर हमारे देश में ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण जो है हमें शिक्षा नीति में बदलाव करना पड़ा? ऐसा क्या घटना हुई जिसके कारण जो है जो शिक्षा मंत्रालय है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसे जो है ये कदम उठाना पड़ा 2020 में? थोड़ा जियोपॉलिटिक्स पे आते हैं। भारत कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का हिस्सा है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र है, एशियन नेशंस हैं, साउथ एशियन नेशंस का जो एसोसिएशन है। इसके अलावा जो है हमारे जो रीजनल ब्लॉक्स हैं, इकोनॉमिक ब्लॉक्स हैं, और जो सबसे इकोनॉमिक ब्लॉक है वो है ब्रिक्स, जिसे आज हम लोग जो है ब्रिक्स प्लस नाम से जानते हैं। ब्रिक्स प्लस देशों में अगर देखा जाए तो भारत का जो शिक्षा का जो स्तर है, जो एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है, वो जो है काफी खराब माना जाता है। इनफैक्ट अगर हम ग्रेजुएट्स की बात करें तो उच्च शिक्षा, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में भारत में जितने बच्चे एडमिशन लेते हैं उनकी संख्या चीन के मुकाबले आधी है। तो इसके अलावा जो शिक्षा नीति में जो आवश्यक बदलाव किए जाने हैं उसके लिए जो है हमें ये नई शिक्षा नीति लानी पड़ी। और जो एक महत्वपूर्ण घटना हुई वो ये थी कि एक अंतरराष्ट्रीय संस्था जिसे हम लोग पीसा के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म है प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट, इस संस्था ने कुछ समय पहले 2020 से पहले करीब 74 नेशंस, 74 राष्ट्रों का एक सर्वे किया, जहां पे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी रीडिंग एबिलिटी और साइंटिफिक रीजनिंग, इन दोनों चीजों को टेस्ट किया गया। 74 नेशंस में, 74 राष्ट्रों में हम 73rd आए। भारत के जो बच्चे हैं वो 73rd पोजीशन पे थे, 73वें स्थान पे हम आए। और ये जो संस्थाएं थी, जिन स्कूल से इन बच्चों को लिया गया था, ये बच्चे आमतौर पे जो है जो पब्लिक स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, यहाँ से चुने जाते हैं करीब करीब हर एक देश में, ताकि जो असेसमेंट का एक स्टैंडर्ड है वो प्रॉपर रहे और करीब करीब जो मापदंड है वो उन्हें जितना हो सके समान अंतर रखने की कोशिश की जाए। तो जब ये रिजल्ट सामने आए तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लिए, जिसे हम लोग कहते हैं ना इंग्लिश में, एक आई ओपनर था ये कि हमें जो है अपने शिक्षा नीति में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव करने होंगे, नहीं तो हमारा देश जो है समय से पिछड़ जाएगा। आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं उनका जो है हम शायद सामना ना कर पाए। तो इसीलिए जो है नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है। और ये जो शिक्षा नीति लागू की गई है इसका जो फोकस है, हालांकि ये सभी स्कूलों पे लागू होगी, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, पर जो इसका विशेष फोकस है, इसका जो प्राइमरी फोकस है वो जो है पब्लिक स्कूल्स के ऊपर है, गवर्नमेंट स्कूल्स के ऊपर है। तो इसका क्या लाभ होगा, जो नई शिक्षा नीति है उसका क्या लाभ मिलेगा हमें? जो सबसे पहला जो हमें गिनाया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का बेनिफिट, वो ये है कि हमारी जो शिक्षा है, मौजूदा शिक्षा है, उसका जो फोकस होता है थियोरेटिकल लर्निंग पर होता है। हम यहाँ पर किसी भी बच्चे की जो अंदरूनी क्षमता है, चाहे वो मानसिक क्षमता है
या फिर शारीरिक क्षमता है उसको हम फोकस नहीं करते। अगर आप देखें तो हमारा देश वो देश है जहां पे फिजिकल ट्रेनिंग पीटी जैसे सब्जेक्ट्स का जो है रिटन एग्जाम होता है, जो कि अपने आप में एक खास बात है, जो इसे जो है हम एक बेहुदा मजाक से ज्यादा कुछ नहीं मान सकते। तो हम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पर नई शिक्षा नीति में जो है एक बदलाव करना चाहते हैं। हम यहाँ पे बुक बेस्ड एजुकेशन, थ्योरेटिकल एजुकेशन से हट करके बच्चों के अंदर क्या क्षमता है, उनकी क्या पोटेंशियल है, उसे हम निखारना चाहते हैं। और उसको जो है निखारने के लिए नई शिक्षा नीति जो है बनाई गई है, ताकि हम इन चीजों पर ज्यादा फोकस करें। साथ ही साथ हमारा जो मकसद है यहाँ पर वो है फ्लेक्सिबल अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन। हम जो है बच्चों को ताकि एक ऐसा रास्ता दे सकें, ऐसी सुविधा दे सकें कि बच्चे जो है अपने हिसाब से अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए स्टडी कर सकें। भारत में आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे रहता है या फिर गरीबी रेखा के ठीक ऊपर रहता है। हमारे देश में अगर आप मिडिल क्लास और हायर इनकम ग्रुप्स को छोड़ दें तो करीब 60% से ज्यादा आबादी या तो लोअर इनकम ग्रुप या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन में आती है, जिसके कारण जो बच्चे हैं वो अपनी पूरी क्षमता का सही प्रयोग नहीं कर पाते। और उसका कारण यह है कि परिवार का जो आर्थिक कैपेसिटी है उन्हें सपोर्ट करने की, उसके ऊपर जो है हमेशा से एक प्रश्न चिन्ह रहता है, हमेशा एक चुनौती रहती है कि हम बच्चों को जो है शिक्षा कैसे दें, जब हमें जो है अपने रोजगार के बारे में सोचना है, अपनी रोजी रोटी के बारे में सोचना है। कई बार बच्चे पढ़ने के साथ साथ जो है अपने माता पिता के कारोबार में भी उनकी मदद करते हैं ताकि घर में दो पैसा आ सके, घर में रोटी बन सके। तो इसलिए जो है हमें एक फ्लेक्सिबल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने पर फोकस किया है, ताकि जो बच्चे हैं वो अपनी सुविधा के हिसाब से अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए जो है आगे बढ़ सके शिक्षा के क्षेत्र में। उसके बाद में जो अगला फोकस है वो है जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसे इंप्रूव करना। जो शिक्षा का जो स्तर है उसे मेंटेन करना अलग बात है, पर उसमें जो है सुधार लाना ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। हम इस बात से इसे समझ सकते हैं कि जो हमारी किताबें हैं, जो टेक्स्ट बुक्स हैं, 3-3, 4-4 साल तक अपडेट नहीं होते, कई मामलों में 5-6 साल तक अपडेट नहीं होते हैं, जिसके कारण जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो पुराने टॉपिक्स हैं। समय जो है आगे बढ़ता जा रहा है और हम जो है समय में एक जगह पर रुके हुए हैं। इसकी बात आप इस तरीके से समझिए कि आज भी कई संस्थाओं में, कई स्कूलों में जो कंप्यूटर से जुड़े हुए लर्निंग है, वहां पे बच्चों को फ्लॉपी डिस्क के बारे में पढ़ाया जाता है। फ्लॉपी डिस्क हुआ और उससे जुड़े हुए जो प्रोग्रामिंग है, उससे जुड़े हुए जो हार्डवेयर हैं, उनके बारे में पढ़ाया जाता है, जबकि आज की तारीख में फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल कहीं भी नहीं होता। इनफैक्ट अगर आप देखें कंप्यूटर्स के प्रयोग को तो 15 साल से ज्यादा हो चुके हैं, शायद 20 साल से भी ज्यादा हो चुके हो कि फ्लॉपी डिस्क का जो इस्तेमाल है, जो प्रयोग है, पूरी तरीके से बंद हो चुका है। आज हमारी जो शिक्षा प्रणाली है इसीलिए पीछे होती जा रही है कि हम अपने करिकुलम को अपडेट नहीं करते समय से। तो ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव करना एक बड़ी चुनौती है और इसको जो है सुधारना हमारी नई शिक्षा नीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। इसके बाद जो अगला फोकस है वो है हमारे बच्चों को जो है भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास से ज्यादा फेमिलराइज करना, उनको जो है इसके बारे में ज्यादा बताना। अगर आप इंग्लिश की किताबें ओपन करके देखें तो उसमें जो है आपको भारतीय कम और विदेशी जो साहित्यकार हैं उनकी संरचनाएं आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी। हमारी जो पारंपरिक भाषाओं में हिंदी हुआ, क्षेत्रीय भाषाएं हुई जैसे मराठी हुई, गुजराती हुई, तमिल हुए, ये जो भाषाओं में भी जो है हमारे पास बहुत ही एक बोला जाएगा एक बहुत ही रिच लिटरली कल्चर है हमारे पास, जिसको जो है एक्सप्लोर करने की जरूरत है और ये जो शिक्षा नीति है इसके ऊपर फोकस करती है। इसके बाद जो अगला फोकस है वो है कि हम टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग है उसको इसमें बढ़ाएं, यानी कि कंप्यूटर्स, प्रोजेक्टर्स, लैपटॉप्स, टैब्स, लर्निंग एप्लीकेशंस मोबाइल के थ्रू, इन सब का जो प्रयोग है बढ़ाया जाएगा ताकि बच्चे जो है सुविधा का फायदा उठा सकें, अपनी शिक्षा को अपने हिसाब से, अपने तरीके से ज्यादा बेहतर तरीके से सीख सकें। जो अगला कदम उठाने की तैयारी है वो ये है कि जो बच्चे हैं वो अपनी मातृभाषा में
5वीं तक पढ़ सकते हैं। 5वीं तक अगर ये मौका मिलता है तो एक बच्चा उसे जो है सीखने पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी, ना कि एक नई भाषा सीखने पर, जो कि उसके लर्निंग और मेंटल डेवलपमेंट के लिए जो है एक अहम कदम हो सकता है उनके लिए आगे बढ़ने के लिए। इसके अलावा जो हमारा अगला फोकस होगा वो होगा एक बच्चे की जो क्रिएटिविटी है और जो लॉजिकल थिंकिंग है उसे सुधारने में। बच्चे जो है, जरूरी नहीं कि हर एक बच्चा जो है पढ़ाई में आगे हो, हर बच्चे की अपनी खासियत होती है। कोई कला क्षेत्र में अच्छा होता है, कोई शिक्षा क्षेत्र में अच्छा है, तो कोई खेल में अच्छा है, तो कोई अन्य चीजों में अच्छा है। तो इसीलिए जो है हम नई शिक्षा नीति का जो फोकस है वो है क्रिएटिविटी के ऊपर और लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं आगे बढ़ के जो है उन चीजों पर फोकस करें जो वो कर सकते हैं, इसके बनिस्बत कि उनको क्या कहा जा रहा है करने के लिए। जो नई शिक्षा नीति है उसका और एक मकसद ये है कि हम जो है जो एजुकेशन सिस्टम है उसे ज्यादा से ज्यादा इंक्लूसिव बनाएं। अभी आज अगर आप देखें तो हमारे यहाँ जो शिक्षा नीति है, मौजूदा शिक्षा नीति है, और उससे जो पहले की शिक्षा नीतियां रही हैं, वो जो है हमारे सब्जेक्ट्स को, हमारे लर्निंग पैटर्न्स को जो है साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज, जिसे हम लोग आर्ट्स भी कहते हैं, उसमें डिवाइड करती है। जो आने वाली शिक्षा नीति है, जो नई शिक्षा नीति है, वो आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स का जो भेद है उसको खत्म करना चाहती है। हर एक बच्चा अपने पसंद के हर एक विषय को पढ़ सकता है। कोई बच्चा बिजनेस के बारे में जानना चाहता है पर उसके साथ साथ उसे ड्राइंग भी सीखनी है, उसके साथ साथ जो है उसे लिटरेचर में भी इंटरेस्ट है, तो उसके साथ उसमें जो है कंप्यूटर्स को भी पढ़ना है। तो एक बच्चा जिसे मल्टीपल इंटरेस्ट है वो उन चीजों पर ज्यादा फोकस कर सके जो कि वो पढ़ने में दिलचस्पी रखता है, ना कि उस सब्जेक्ट्स को जो कि उसके ऊपर थोपे गए हैं। इसके अलावा जो है ये जो डिस्टिंक्शन है सिर्फ 2 क्षेत्रों में रहेगा, मेडिसिन और लीगल स्टडीज में, क्योंकि ये दोनों ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे अपने मर्जी से सब्जेक्ट नहीं चुने जाते, और ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये जो स्ट्रीम्स हैं, ये जो है बेसिकली किसी के जीवन से जुड़ी हुई है, इसलिए यहाँ पे जो है किसी तरीके का बदलाव नहीं किया जाएगा, सिर्फ मेडिसिन और लॉ स्टडीज में। इसके अलावा जो अगला कदम उठाने की तैयारी है वो ये है कि 6वीं से 6 स्टैंडर्ड से जो है बच्चों को कंप्यूटर लैंग्वेजेस की जो है शिक्षा दी जाएगी। C++, पाइथन और ऐसे ही कई भाषाएं हैं, कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, जो कि बच्चों को 6 स्टैंडर्ड से सिखाने की तैयारी है, ताकि बच्चे जो है काफी कम उम्र से जो है कंप्यूटर्स को समझ सकें, और आने वाले समय में जिस प्रकार कंप्यूटर्स का प्रयोग बढ़ता जा रहा है ये जो है उनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर कोई स्टूडेंट जो है संस्कृत भाषा में पढ़ना चाहता है या फिर कोई भी अन्य प्राचीन भारतीय भाषा में वो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसे जो है इस बात की स्वतंत्रता होगी। हालांकि इसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है इसके बारे में जो है कोई खास जानकारी नहीं दी गई है। बोर्ड एग्जाम्स की बात करते हैं। मौजूदा सिस्टम में जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो सिर्फ 10वीं और 12वीं के लिए हैं, और ये जो एग्जाम्स हैं साल में एक बार होते थे। हालांकि जो नई शिक्षा नीति है वो ये कहती है कि जो बोर्ड एग्जाम्स हैं अब साल में 2 बार हुआ करेंगे, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग भी जो है एजुकेशन में किया जाएगा। अब शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किस प्रकार किया जाएगा इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है कि हम क्या सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, हमारे क्या प्रोटोकॉल्स होंगे। बस एक मेंशन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाएगा, कैसे इसके बारे में जो नियम है वो थोड़ा साइलेंट है। साथ ही साथ एक पुरानी क्वालिफिकेशन एमफिल, मास्टर्स इन फिलोसफी, उसको जो है फेज आउट किया जाएगा। आने वाले समय में जो है ये डिग्री जो है फेज आउट हो जाएगी। साथ ही साथ जो राज्य हैं वो कोई भी 3 भाषाएं चुन सकते हैं जो कि बच्चों को पढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा अगर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं स्टैंडर्ड्स के मामले में, डिग्री में जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उनका जो अवधि है, उनकी जो अवधि है वो 3 साल से बढ़ा करके 4 साल की जा रही है, पर इसमें जो है कुछ विशेष बदलाव किए जा रहे हैं। सबसे पहला बदलाव ये है कि जो बच्चा है उसको जो है पढ़ने की जो है पूरी आजादी है, और वो फ्लेक्सिबल तरीके से जो है अपनी शिक्षा को पूरा कर सकता है। एक उदाहरण लेते हैं, 4 साल के ग्रेजुएशन में एक बच्चे ने अगर अपना पहला साल पूरा कर लिया तो उसे पहले साल का पासिंग सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद में अगर वो बच्चा
पढ़ाई को 3-4 साल के लिए छोड़ भी देता है, तो जब वो वापस शिक्षा में क्षेत्र में लौटेगा अपनी पढ़ाई पूरा करने के लिए, तो उसे जो है वही पहली साल को रिपीट नहीं करना होगा, क्योंकि पहला साल पूरा होने पर उसे एक सर्टिफिकेट मिला होगा। उस सर्टिफिकेट के आधार पर जो है उसे सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा, और सेकेंड ईयर पास होने के बाद उसे फिर से एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसके आधार पे जो है वो ग्रेजुएशन के तीसरे साल में जो है एडमिशन ले सकता है। और अगर वो बीच में फिर से गैप करना चाहे तो वो गैप भी कर सकता है। फर्दर, अगर उस स्टूडेंट ने जो है 3 साल पूरा कर लिया तो उसे ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। पर अगर वही बच्चा जो है कुछ और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हासिल करना चाहता है, थोड़ी वोकेशनल ट्रेनिंग हासिल करना चाहता है, प्रैक्टिकल नॉलेज अक्वायर करना चाहता है, तो वो जो है चौथा साल भी अपनी शिक्षा कंटिन्यू कर सकता है ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी। और ये चौथा साल पूरा होने के बाद जो है उसे एक और सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि उसके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए उसे दिया जाएगा। इसके बाद में जो अगला कदम है वो शिक्षकों के लिए है, बीएड, बैचलर्स इन एजुकेशन, जो कि टीचर्स के लिए आवश्यक है ये एक डिग्री होल्ड करना, ताकि वो आगे पढ़ा सकें बच्चों को। इसकी जो अवधि है उसे 4 साल करने की तैयारी चल रही है। और जो एग्जाम्स हैं बच्चों के, हम छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं इसमें, उनको जो है एग्जाम हर साल नहीं देना होगा जैसे कि मौजूदा शिक्षा नीति में होता है। बच्चों को अब एग्जाम सिर्फ और सिर्फ दूसरी, 5वीं और 8वीं में एग्जाम्स देने होंगे। बीच के जितने भी साल हैं उनके जो है एग्जाम्स नहीं होंगे। और 9वीं से जो है रेगुलर एग्जाम शुरू होंगे बोर्ड्स के, जो कि साल में 2 बार कंडक्ट किए जाएंगे। ये जो है कुछ एक तरीके से हाइलाइट्स थे जो कि हमारी नई शिक्षा नीति के लिए है। आने वाले समय में अगर मुझे मौका मिला तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में और भी डिटेल में मैं जो है एक वीडियो तैयार करूंगा। आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।